स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ 3 कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी पढ़ेंगे, जिसके लेखक के विक्रम सिंह हैं। कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी बच्चों, ये एक यात्रा वृतांत है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं ऊनाकोटी क्या होता है। कोटि का मतलब होता है करोड़ और ऊनाकोटी का मतलब है कि एक कम। ऊना मतलब एक कम, कि 1 करोड़ से एक कम। ठीक है, तो ये हम पाठ को पढ़ते पढ़ते जानेंगे कि कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी इस पाठ को नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ एक यात्रा वृतांत है। मतलब यहाँ पर लेखक ने त्रिपुरा शहर के अपनी यात्रा का चित्रण हमारे सामने किया है। उसका पूरा विवरण हमें दिया है कि त्रिपुरा शहर क्या है, वहाँ के बारे में, वहाँ के मुख्य स्थानों के बारे में, वहाँ के विकास योजनाओं के बारे में, वहाँ की संस्कृति, वातावरण आदि के बारे में हमें बताया है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे संदर्भ में पहुंचा सकती है। ठीक है, ध्वनि आवाज में एक ऐसा गुण होता है कि एक ही क्षण के अंदर हमें किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा दे, कि हम जो सोच रहे हैं वहां से किसी और समय में या किसी और बात के बारे में सोचने लग जाएं। एक आवाज हमें ऐसा कर सकती है। अब आगे लेखक कहते हैं कि मैं उनमें से नहीं हूं कि जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तैयार हो जाते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत, मतलब उनके साथ में, कि उनकी संगत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। कि ऐसे लेखक बिल्कुल भी नहीं है। वो 4 बजे नहीं उठते, ना ही 5 बजे तैयार होकर कहीं चले जाते। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं तो आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ, खुद अपनी चाय बनाता हूँ और फिर अखबार लेकर सुबह अलसाई मतलब अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। मतलब अखबार लेकर धीरे धीरे अखबार पढ़ता हूँ, चाय पीता हूँ। ठीक है, और अक्सर अखबारों की खबरों पर लेखक कहते हैं कि उनका ध्यान ही नहीं रहता। ये तो वो किस लिए करते हैं कि दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है उनका, कि मतलब दिमाग में और चीजें ला सके। मतलब वो अखबार की खबरों में ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। ठीक है, दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसा लेखक यूं ही बोल रहे हैं। इसे मैं अपने लिए काफी ऊर्जादायी पाता हूँ, मतलब जिससे ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, इसलिए वो ऐसा सा करते हैं। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना जिसका ना कोई सर है ना पैर है। ठीक है, और उनको समझ पाने में अब खुद को वो असमर्थ पाते हैं कि अजीब सी दुनिया है, कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी आगे लेखक कहते हैं कि हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में, कि जो शांति से उठते हैं, चाय पीते हैं, अखबार देखते हैं, ठीक है, इस दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। ठीक है, खलल पड़ गया मतलब एक बाधा आ गई। वो क्या, कि बोलते हैं वे जगे और एक ऐसी कान फाड़ू, मतलब बहुत तेज आवाज से, जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई हो। ऐसा लग रहा था कि मानो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई हो जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से, जिन्होंने कितने युद्ध करे। ठीक है, तो उनको लगा कि ऐसी तेज आवाज हुई है कि मानो तीसरा विश्व युद्ध हो गया हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल जो यह तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। कहने का तात्पर्य, लेखक को बिजलियों की गड़गड़ाहट सुनी थी और बरसात हो रही थी। फिर लेखक आगे कहते हैं कि मैंने खिड़की के बाहर झांका, आकाश बादलों से भरा था, जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से
टकरा रहे थे। हाँ, कि बादल गरज रहे थे, एक दूसरे से मानो इस तरीके से टकरा रहे थे कि जैसे सेनापतियों ने हाँ, कि ऐसे जो त्याग दिए गए सैनिकों की तरह, कि जिन सैनिकों को त्याग दिया गया वो एकदम से आतंक की वजह से टकरा रहे हों, भाग रहे हों, इस तरीके से बादल एक दूसरे से टकरा रहे थे। विक्षिप्तों मतलब पागलों की तरह आकाश को भेद देने वाली तड़ित, तड़ित मतलब बिजली के अलावा जाड़े की मतलब ठंड की अल सुबह, ठीक है, अल सुबह मतलब बिल्कुल सुबह सुबह, एकदम तड़के सुबह, मतलब बिल्कुल सुबह सुबह की बात कह रहे हैं, का ठंडा भूरा आकाश भी था। कहने का मतलब बिल्कुल सुबह सुबह थी और बहुत ठंड थी, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। हाँ, ये जो गर्दन तर्जन हो रहा था बादलों का, इससे उनको त्रिपुरा की उनाकोटी, त्रिपुरा में एक जगह है उनाकोटी, वहां की शाम की याद आ गई। ठीक है, आगे दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। ठीक है, लेखक जो हैं वो 1999 में ऑन द रोड नामक एक 3 खंडों वाला एक टीवी सीरियल बना रहे थे। ठीक है, और उसी के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। इसके पीछे बुनियादी विचार क्या था कि त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। हाँ, कि वो उस पूरी लंबाई के रास्ते से, जो कि कौन सा रास्ता उन्होंने चुना था, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, वहां से यात्रा करें और वहां की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी भी दें अपने इस टीवी सीरियल के माध्यम से। ठीक है, त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। ठीक है, भारत के जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं उसमें से त्रिपुरा भी एक छोटा सा राज्य है। 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव, दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन हो, जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। उत्तर पूर्वी सीमा में असम और मिजोरम से सटा हुआ है। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं। ठीक है, इसकी सीमा के करीब हैं ये 4 मुख्य शहर। ठीक है, यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। अगरतला जो कि राजधानी है त्रिपुरा की, जहाँ पर लेखक गए थे। ठीक है, वो भी बता रहे हैं कि इसकी सीमा चौकी से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर ही है। बांग्लादेश से लोगों की अवैध मतलब इलीगल आवक मतलब आना यहाँ जबरदस्त है और इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है, कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है कि बांग्लादेश के लोग यहाँ आते रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि वो आते जा रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश से लोग यहाँ पर और आकर बसते जा रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल से भी लोग यहाँ आते हैं। तो जब इतनी जगह से लोग यहाँ आते रहेंगे, बसते जाएंगे और उन पर कोई उसकी सीमा नहीं है, कोई रोक नहीं है कि हाँ भाई इतने ही आने चाहिए या इतने नहीं, इतने समय में, ऐसा कुछ नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि तो होती ही रहेगी, स्वाभाविक है। ठीक है ना, कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने, कि जो बाहर के लोग बहुत भारी संख्या में आते हैं, उन्होंने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। हाँ, त्रिपुरा में जो आदिवासी हैं, जो स्थानीय आदिवासी हैं, वहां पर रह रहे पहले से, उनमें असंतोष पैदा हो चुका वो, और उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि बाहर से लोग बहुत ज़्यादा
आकर बसते जा रहे हैं। अब फिर आगे लेखक कहते हैं कि पहले 3 दिनों में उन्होंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द शूटिंग की, और अगरतला जो कि राजधानी है वहाँ की, ठीक है, वहाँ पर शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था, ठीक है, अगरतला को मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। उज्जंत महल अगरतला का मुख्य महल है, ठीक है बच्चों। कौन सा मुख्य महल है अगरतला का? उज्जंत महल, जिसमें अब वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। हाँ, पहले मुख्य महल था, अब यहाँ पर लेकिन राज्य विधानसभा भी यहीं बैठती है। राजाओं के आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है। अब हाँ, क्योंकि राजाओं के हाथ में जो सत्ता थी वो जनता के हाथ में पहुंच गई, ठीक है। अब ये नाटक के रूप में इसको अभिव्यक्त करता है। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। लगातार 183 राजा माणिक्य वंश के ही यहाँ बनते रहे, ठीक है, और फिर उसका दुखद अंत हो गया और सारी सत्ता जनता के हाथों में आ गई। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से बहुत सारी समस्याएं तो पैदा हुई, लेकिन इसके चलते यहाँ एक बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना, ठीक है। वो क्या कि त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियां और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व भी मौजूद है। हाँ, कि जब बाहरी लोग आते जाएंगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो बहुत सारी परेशानियां तो होंगी, बहुत सारी समस्याएं तो पैदा होंगी, है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि जब इतनी सारी जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके रहने, खाने पीने और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनकी कमी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब तो हुआ कि बाहर के लोगों के आने की वजह से बहुत सारी समस्याएं तो पैदा हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक क्या हुआ कि बहुधार्मिक समाज भी बन गया। यहाँ पे बहुत सारी अनुसूचित 19 की संख्या में अनुसूचित जनजातियां और 4 बड़े धर्म जो हैं वो यहाँ पर हो गए, ठीक है बच्चों। अगरतला के बाहरी हिस्से पैचार थल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बाहरी हिस्से में पैचार थल एक जगह है, उस पैचार थल में एक इन्होंने बहुत ही सुंदर सा बुद्ध का मंदिर देखा। पूछने पर लेखक को ये बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2, त्रिपुरा में जो 19 कबीले अभी हमने पढ़ा ना, 19 अनुसूचित जनजातियां मतलब कबीले, ठीक है, यानी चकमा और मुग महायानी, ये 2 वहाँ के मुख्य कबीले जो हैं वो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, ठीक है। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे, ठीक है, बर्मा या म्यांमार से आए थे, जो कि चटगांव से के रास्ते से होते हुए आए थे। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। प्रतिमा मतलब मूर्ति, कि इस मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है बुद्ध जी की, वो रंगून से लाई गई थी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे। अगरतला में शूटिंग के बाद लेखक बताते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गांव ही है, क्योंकि वो बड़ा हो गया, वहाँ जनसंख्या भी बढ़ गई, ठीक है, तो एक बड़ा सा गांव से कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ उनकी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोकनायक मतलब जो लोगों के बीच प्रशंसनीय हो, अच्छा लोक गायक है, सॉरी बच्चों, लोक गायक जो लोक गीत गाते हैं, लोकनायक नहीं सॉरी, लोक गायक जो लोक गीत गाते हैं, ठीक है, वहाँ के, और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। इनकी मुलाकात उससे हुई। हेमंत कोक बारोक
बोली में गाते हैं। हाँ, हेमंत कुमार जमातिया जो हैं वो एक अलग बोली में गाते हैं। उस बोली का नाम क्या है? कोक बारोक बोली। ठीक है, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से हैं। त्रिपुरा के जो 19 कबीले हैं उनमें जो बोली जाती हैं बोलियां, उन बोलियों में से एक बोली का नाम है कोक बारोक बोली। ठीक है बच्चों, जमानी के दिनों में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, किसकी? लेखक की मुलाकात हुई, तब वे हथियार बंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। ठीक है, हथियार बंद संघर्ष जिसमें हथियारों का सहारा लिया जाता है, उस रास्ते को छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन चुके थे। कौन? हेमंत कुमार जमातिया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया, मतलब खाने का आयोजन किया। ठीक है बच्चों, यह एक सीधा साधा खाना था जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। हाँ, खाना बिल्कुल सीधा साधा था लेकिन बहुत ही सम्मान के साथ इनको परोसा गया था। भारत की मुख्य धारा में आई मुंह जोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया। मुंह जोर मतलब जिस पर कोई कंट्रोल ना हो, लगाम ना हो, या बिना निडर के, और दिखावेबाज संस्कृति जो बाहर से आ रही है। त्रिपुरा में अभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो संस्कृति बहुत ज़्यादा आ गई हो और जनजीवन को नष्ट कर दिया गया हो। आज के समय में बहुत जगह बाहर की संस्कृति, इधर उधर की संस्कृतियाँ अपनाई जा रही हैं, जा चुकी हैं बल्कि, और जिससे वहाँ की किसी भी स्थान की जो लोक संस्कृति है वो नष्ट हो रही है, लेकिन त्रिपुरा में ऐसा अभी नहीं हुआ था। भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। ठीक है, उन्होंने ऐसा गीत गाया। ठीक है, नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति के बारे में गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी प्रतीत होती हैं। गौरतलब है, मतलब विचार करनी होगी है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में एक S.D. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। ठीक है, जो इतने बड़े संगीतकार S.D. बर्मन, सबने नाम सुना होगा, वो कहाँ से आए थे? त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे, राज परिवारों में से थे। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी वो थे, S.D. बर्मन। ओके, टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है। ठीक है, मोचियों के एक समुदाय का नाम है ऋषिदास, लेकिन जूता बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे वाद्य क्या होते हैं बच्चों? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है। हाँ, क्योंकि मोची काम करते हैं चमड़े का, जूते बनाते हैं वो चमड़े से, और ये जो वाद्य यंत्र हैं जैसे तबला और ढोल, ये भी चमड़े से ही बनाए जाते हैं। इसलिए वो जूते बनाने के साथ साथ कौन? ऋषिदास, जो एक मोचियों के समुदाय का नाम है, वो लोग जूतों का काम करने के साथ साथ तबला और ढोल का काम भी करते थे, उनको बनाना, उनकी मरम्मत करना। ठीक है, मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी। ठीक है, कि देखने में जो आकर्षण पैदा कर दे, और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। ठीक है, रेडियो कलाकार भी थी, अच्छी गायक थी, और साथ में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी नगर पंचायत में, कि वहाँ की लीडर थी। वे निरक्षर थी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता, हाँ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनके वार्ड की, मतलब उनके एरिया की जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी, यानी स्वच्छ पेयजल की, साफ पीने का पानी, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी कि इसकी ज़रूरत है। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों
में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। कहने को निरक्षर थी, लेकिन नगर पंचायत से वो ये बात कर चुकी थी कि उनके वार्ड में, उनके स्थान पर ईंटें बिछाई जाए मुख्य गलियों में, और साथ ही स्वच्छ पानी का इंतज़ाम किया जाए, नलों में पानी भेजा जाए। ठीक है। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई और बगैर किसी हिचक के लिए हमारे लिए चाय बना कर ले आई। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा वहाँ अब भी चलन में है। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टिलियामुरा ही है। हाँ, कि त्रिपुरा का एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी जगह है जो कि हिंसाग्रस्त है, जहाँ पर हिंसा होती रहती है। ठीक है। और वहाँ पहुँचने से पहले एक अंतिम पड़ाव है टिलियामुरा। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु जगह है तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक CRPF की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। हाँ, वहाँ पर सुरक्षा के लिए CRPF की सेना चलती है सुरक्षा में। ठीक है। सुरक्षा के लिए काफिलों के रूप में, मतलब जुलूस के रूप में। ठीक है। इतने ज़्यादा CRPF के जवान वहाँ चलते हैं ताकि वे लोगों की सुरक्षा कर सकें। मुख्य सचिव और IG CRPF से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दें। हाँ, ठीक है। कि उसमें जो घेरा हुआ है ये काफिला, मतलब CRPF के जवानों के बीच में हमें भी चलने दें। थोड़ी नानुकुर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को CRPF की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा और यह काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा। ऐसे नहीं चलने देंगे, क्योंकि वहाँ हिंसा का बहुत ही ज़्यादा खतरा था, कभी भी कोई भी हमला हो जाता था। ठीक है। तो अपने जोखिम पर करना पड़ेगा और CRPF की हथियारबंद गाड़ी में, जिसमें हथियार होते हैं और CRPF के जवान होते हैं, उसी में ही चलना पड़ेगा। काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। मैं अपनी शूटिंग के काम में ही इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हाँ, अभी तक डर उनके मन में नहीं आया था। ठीक है। जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे CRPF कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन, मतलब इरादे से रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। 2 दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। उन्होंने बताया, 2 पत्थरों की तरफ इशारा करके बताया कि यहाँ एक जवान विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। उसने कहा, मेरी रीढ़ में, मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है, एक झुरझुरी सी दौड़ गई। हाँ, जब उसने बताया तो लेखक की रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, मतलब वो जैसे कांप से उठे हों, डर गए हों। उनको पता चला कि इसी जगह पर विरोधियों ने एक CRPF के जवान को ही मार दिया था। ठीक है। तो मतलब वहां पर कितना खतरा था। मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूकें लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। कि लग ही नहीं रहा था कि इतना सुंदर जो स्थान है वहां पर कहीं बंदूकें लिए हुए विद्रोही भी छिपे होंगे, ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब पता चल चुका था, तो लेखक अपने दिमाग से पूरी यात्रा के दौरान इसे नहीं निकाल पाया। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा सा कस्बा है। ठीक है। जो प्रमुख नदियां हैं त्रिपुरा की, वहां पर एक प्रमुख नदियों में से एक नदी है मनु।
ठीक है, और उसी के किनारे पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम मनु है। और वहीं तक ये लेखक जा रहा था। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था। मतलब शाम हो रही थी, सूर्य की किरणें पड़ रही थी लाल लाल। ठीक है, वहां मैंने एक और काफिला देखा, एक जुलूस देखा। ठीक है, एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था। ठीक है, हजारों बांसों का बना हुआ एक काफिला था जो कि एक विशाल ड्रैगन के रूप में लग रहा था और नदी पर बहा चला आ रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी। ठीक है, सुनहरी रोशनी उस पर पड़ रही तो जैसे वो जल रहा हो इस तरीके से लग रहा था, और वो गर्म भी हो रहा था। और हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट, मतलब उसके उल्टी साइड, इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। ठीक है, अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीखें तैयार करना। ठीक है, एक ऐसे जिले में पहुंचे जहाँ पर घरेलू गतिविधि क्या थी, बांस के लिए पतली पतली सीखें तैयार करते थे अगरबत्तियों के लिए, सॉरी बांस की पतली तीलियां अगरबत्तियों के लिए तैयार करते थे। अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। ठीक है, वो बांस की पतली तीलियां तैयार करते हैं और फिर उन पे उनकी अगरबत्तियां बनाई जाए उसके लिए उन्हें कहाँ भेजा जाता है, कर्नाटक और गुजरात। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है जो बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की। लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की। ठीक है, कहाँ से, कैलाश शहर के जिलाधिकारी से, जो केरल से आए एक नौजवान निकले। वो कौन निकले, केरल से आए हुए एक नौजवान। होता है ना कि केरल से बहुत लोग यहाँ आकर बसे हैं। वे तेज तर्रार, मतलब बहुत तेज, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया, हाँ जब चाय पी रहे थे उनके साथ में, उन्होंने क्या बताया कि टीपीएस मतलब टरू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। हाँ, त्रिपुरा के उत्तरी जिले में ये पोटैटो मतलब आलू, जिसका टरू पोटैटो सीड्स की, ठीक है, वहाँ पर खेती की जाती थी बहुत ही ज़्यादा। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन मतलब 1000 किलो प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसके बरक्स टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफी होती है। हाँ, कि वैसे अगर आलू उगाने हो तो कितने बीज चाहिए होते हैं, कि प्रति हेक्टेयर 1000 किलो, लेकिन अगर ये वाले बीज डाले जाएं तो सिर्फ 100 ग्राम से ही 1 हेक्टेयर में बुआई की जा सकती है। ठीक है, त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। हाँ, इन प्रदेशों में इसका निर्यात किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा। ठीक है, कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी से कहा कि वो उनको, किनको, लेखक को मुराई गांव लेकर जाए जहां टीपीएस की खेती की जाती थी। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे। ठीक है, एकदम से पूछा कि क्या ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे। यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। हाँ, सबसे बड़ा नहीं तो शैव तीर्थ मतलब शिव जी के जो तीर्थ स्थान हैं उनमें से एक है। क्या, ऊनाकोटी।
संसार के इस हिस्से में जहाँ युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, हाँ यहाँ पर स्थानीय आदिवासी धर्म फलते फूलते रहे हैं, मतलब वही ज्यादातर रहे हैं, एक शैव तीर्थ, ऐसा शिव जी का तीर्थ स्थान। जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यह जगह जंगल में काफी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। टिलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था, क्योंकि वहां पर इतनी हिंसा होती थी, इतना डर था। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा जब कर ली टिलियामुरा से मनु तक की, तो अब लेखक थोड़ा सा अपने आप को साहसी महसूस कर रहा था, निडर महसूस कर रहा था। ठीक है, और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, फिर वो कहते हैं कि मैंने कहा निश्चय ही, अगर मैं वहां जाना चाहूंगा और मुझे अच्छा लगा तो वहां शूटिंग भी करना चाहूंगा। अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और यहाँ तक कि ऊनाकोटी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा कि ऊनाकोटी में आपको लंच भी कराया जाएगा। ठीक है, और सारे सुरक्षा इंतजाम कर दिए उनके वहां जाने तक के। वहां हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुंच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा, क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुंच पाती है। ठीक है, तो रोशनी तभी आती है वहां ढंग से 10 बजे के आसपास, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए 9 बजे पहुंचने के बाद भी 1 घंटा लेखक को वहां इंतजार करना पड़ा शूटिंग के लिए। ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से 1 कम। ठीक है, दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं। हाँ, ये ऐसी कथाएं कही गई हैं, कहा जाता है कि ऊनाकोटी जो स्थान है वहां पर शिव जी की 1000 से 1 कम मूर्तियां हैं। 1000 नहीं, सॉरी, 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां हैं। इतनी ज्यादा मूर्तियां शिव जी की वहां पर हैं। कहाँ पर? ऊनाकोटी में। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान, हाँ, जब पाल शासन था उसके दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। पहाड़ों को अंदर से काट कर यहाँ विशाल आधार मूर्तियां बनी हैं। ठीक है, पहाड़ों को काट काट कर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ बनी हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक एक पौराणिक कथा, ठीक है, को चित्रित करती है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी, हाँ, कि जब गंगा अवतरित हो रही थी तो उसके धक्के से पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें, ताकि पृथ्वी ना खिसके इतनी तेज गंगा के बहाव से। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी शिव की मूर्ति, वहां शिव जी की मूर्ति बनी हुई है। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। ठीक है, पूरे भारत में शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति है। कहाँ पर? ऊनाकोटी में। ठीक है, सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरे साल बहने वाला एक जल प्रपात, प्रपात मतलब झरना, पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही शब्दशः देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। यहाँ इस पूरे इलाके में देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां हैं। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था।
ठीक है। तो स्थानीय आदिवासी जो थे उनका मानना था कि कल्लू कुम्हार इन मूर्तियों के निर्माता थे। वह पार्वती के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना वो चाहते थे। कौन? कल्लू कुम्हार। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश के चलने शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया। ठीक है। लेकिन जब भोर हुई, सुबह हुई, तो मूर्तियां 1 कोटि से एक कम निकली। अब वादा तो क्या किया गया था कि 1 करोड़ मूर्तियां बनाई जाएंगी, लेकिन जब सुबह हुई तो 1 करोड़ से एक कम निकली मूर्ति। ठीक है। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ उनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। हाँ, यही बहाना मिल गया कि वो उसको अपने साथ ना लेकर जाएं। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही उनाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर आए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर उनाकोटी पहुंचा दिया था। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इससे आपको त्रिपुरा शहर के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। वहाँ शिव जी की कितनी बड़ी मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर कितना हिंसात्मक माहौल है, उसके बावजूद भी वहाँ पर कितने लोग आते हैं देखने, और शिव जी का कितना बड़ा स्थल है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।